हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, लगातार एक्सेलरेट कर रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमने सारे देख लिए, ठीक है। अब एक चीज़ कर रही है, इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ पे और एनवायरमेंटल लाइफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में आप जाओ, यहाँ एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एक पेज पे हेडिंग दी हुई है, मिल गया। अब देखो यहाँ पे इसको ना मैंने ऑर्गेनाइज करके पॉइंट्स बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये कई सारे आपको फॉर्डर पॉइंट्स की तरह यूज़ करने होंगे। फॉर्डर पॉइंट्स माने सारे जगह यूज़ होते हैं। यहाँ हमने बस करेक्ट कर दिए हैं सारे पॉइंट, ठीक है। आपके फॉर्डर पॉइंट भी इतने वज़नदार लगने चाहिए जो कि मतलब नॉर्मल पॉइंट की तरह दिखाई दें, ठीक है। तो आप बेहतर तरीका ये होगा कि आप आर्ग्यूमेंट्स बेहतर दें फॉर्डर पॉइंट्स में भी। क्या डिज़ास्टर कैसे आएंगे? एक तो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ डिज़ास्टर, क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर रहा है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर जब ज़्यादा होल्ड एनर्जी करता है, कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलेंगे, साइक्लोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ास्टर होगा। मेनली हमने यहाँ पे साइक्लोन्स लिखा है। साइक्लोन्स फॉर्म करने की आपने 2-3 कंडीशन पढ़ी थी कभी? क्या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि 27 मान लो, 27 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर इससे ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, एक सर्टेन डिग्री से सर्टेन डिग्री के बीच में होगा ये, है ना। अब क्या होगा कि पहले ये होता था खाली ट्रॉपिकल एरियाज़ में इस टाइप के साइक्लोन आते थे। अब अगर टेम्परेट रीजन में भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगा ओशियंस का, मतलब ट्रॉपिकल टाइप के साइक्लोन्स अब टेम्परेट रीजन में भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर ज़्यादा एनर्जी होल्ड करता है वहाँ पे ज़्यादा इस टाइप की साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है। अब वो जुपिटर का रेड स्पॉट पता है क्या है रेड स्पॉट? एक बहुत बड़ा साइक्लोन है, 300-400 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। हाँ, उसमें अर्थ फिट हो जाएगा, इतना बड़ा साइक्लोन है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा गैस जाइंट है वो, और हाइड्रोजन गैस है वो भी एक हाइड्रोजन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। सन की एनर्जी इतना ज़्यादा स्टोर कर रहा है, अब इतनी ज़्यादा स्टोर्ड एनर्जी इतना बड़ा साइक्लोन बना रही है, वो हाइड्रोजन का साइक्लोन है, ठीक है। अब सोचो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जब ज़्यादा एनर्जी होल्ड करेगा तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे भी साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, विंड्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर होगा और ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी। ये IPCC ने ना 4 साल पहले बोला था, IPCC की AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 आई थी, और वो क्या बोल रहे थे कि उन्होंने सिर्फ अकेले इंडिया जैसे इलाकों के लिए बोला था कि एशिया में सीवियर हीट वेव्स आएंगी, और 3-4 साल से सीवियर हीट वेव्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। आने से पहले उन्होंने बोला था। फिर ग्रेटर वेरिएशन ऑफ इन रेनफॉल, ठीक है। हम अगर रेनफॉल ये नहीं है कि इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, हमें नहीं पता क्या होगा। जहाँ बिल्कुल नहीं आती थी हो सकता है फ्लड आना शुरू हो जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा आती थी हो सकता है कम हो जाए। ये बात सही है, जो इकोलॉजी है वो रिकवर कर जाएगी। हमारी क्या बात है, हम थोड़ी है कि एक इलाके से किसान के गांव पूरे उजाड़ के किसी दूसरे इलाके में ले जाएंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेरिएशन आएगा रेनफॉल में। फिर राइज इन सी लेवल, ऑब्वियसली ये जो रॉस आइस शील्ड वगैरह हमने बताई थी, हम चलो मिटा दिए मैंने तो, हाँ। ये क्या है, ये जो आइस है वो मेल्ट करेगी। सी लेवल राइज किस किस वजह से हो रहा है बताओ? 2 रीज़न है सी लेवल राइज के, और अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, देखो फिर से सुनो। ये मान लीजिए हमारा आइसबर्ग है, ये अगर पूरा मेल्ट हो गया तो सी लेवल राइज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, अपने वजन के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है। वो पूरा आइस एक्सपेंड करती है जब जमती है, कि जब वापस मेल्ट हो जाएगी वापस उसी लेवल पर आ जाएगी। आइसबर्ग के मेल्ट होने से सी लेवल राइज नहीं होगा। पूरा नॉर्दर्न जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो गई, उसकी वजह से सी लेवल राइज नहीं होगा। किसकी वजह से होगा? अगर एंटार्क्टिका की हो गई, वो लैंड के ऊपर है, वो लैंड वाला आइस का जो मास है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये तो कहने का मतलब है सी लेवल राइज में
मेल्टिंग ऑफ आइस एक बड़ा फैक्टर है, पर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ज़्यादातर कौन सी मेल्टिंग ऑफ आइस की हम बात कर रहे हैं? जो माउंटेन के ग्लेशियर्स हैं, है ना, माउंटेन्स या ग्लेशियर्स की बात हो रही है। हम हैं फ्लोर्स, फोर्ड्स, हाँ फ्योर्ड्स, ठीक है, समझ, बिल्कुल। फ्योर्ड्स क्या होते हैं? ये एक नई टर्म इन्होंने यूज़ करी है। किसी ज़माने में कहीं पे मान लीजिए आइस शीट्स थी, वो अगर कार्व करते हुए किसी वैली से निकल जाती हैं तो उस वैली को एकदम वर्टिकल वी शेप टाइप का काटना शुरू कर देती है, नीचे से हल्का सा हॉरिजॉन्टल, एकदम सीधे खड़े हुए पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। इन पहाड़ों को नॉर्वे वाले रीजन में, है ना, नॉर्डिक कंट्रीज़ में इनको फ्योर्ड बोला जाता है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आ गया था 2-3 साल पहले, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि आइस शीट ग्लेशियर की मेल्टिंग है। ये डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपने आइस शीट मेल्टिंग लिख दी तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा एग्जामिनर के में। आप एकदम एक्यूरेट टर्म यूज़ करेंगे ग्लेशियर की मेल्टिंग, ठीक है। तो ग्लेशियर की मेल्टिंग, क्योंकि ग्लेशियर्स कहाँ हैं? पहाड़ों पर हैं, है ना। और जैसे रॉस आइस शीट वगैरह थी, इसकी मेल्टिंग से सी लेवल राइज होगा। और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, दूसरा रीज़न होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये कहीं आप नोट कर लो, ये 2 रीज़न है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, आइस कैप तो क्या है कि माउंटेन के ऊपर कोई कैप है। अब ये जो कैप की जो आइस है धीरे धीरे फ्लो करके वैली में आती है, और वैली में आकर और ज़्यादा ठोस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ये कंप्रेस्ड आइस शीट जब फ्लो करना शुरू कर दे, वह ग्लेशियर इज़ ए फ्लोइंग रिवर ऑफ वाटर, फ्लोइंग रिवर ऑफ आइस, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादातर ज्योग्राफी की किताबें इस तरह लिखती हैं इसको सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब इस दूसरे रीज़न को मेरे को कोई एक्सप्लेन करके बताएगा? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंड होता है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पानी भी तो एक्सपेंड हो रहा होगा, हाँ। तो ऐसा माना जा रहा है, इनफैक्ट 70% ऑफ सी लेवल राइज इज एट्रीब्यूटेड टू दिस फिनोमेना, नॉट दिस वन, ठीक है, ठीक है। तो ये और इससे होगा क्या? ऑब्वियसली इनंडेशन जो है हो जाएगा, मतलब नहीं, वो तो हल्का सा लगे। देखो, आपने बॉयल करा, बॉयल में तो क्या है, वो एवेपोरेशन स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ बॉयल मत करो, 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ तो वॉल्यूम हल्का सा बढ़ जाएगा, हाँ। और हमें पता है कि ओशियन तो 8-8 किलोमीटर डीप है। अब इतने बड़े मास पे अब क्या कि आप उसमें फ्लास्क में अगर गर्म करोगे ना, बहुत हल्का सा भी अंतर नहीं पता लगेगा, माइक्रोस्कोपिक अंतर आएगा हाइट में, इतना ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब 8 किलोमीटर पे हम उस परसेंटेज इंक्रीज़ को, माइक्रोस्कोपिक परसेंटेज इंक्रीज़ को जब अप्लाई करेंगे तो मीटर्स ऑफ राइज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर हाँ, अच्छा, इससे होगा क्या? ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज इनंडेट हो जाएंगे। इससे होगा क्या? हो सकता है हमें मुंबई को खाली करना पड़े, चेन्नई को खाली करना पड़े, रीसेटलमेंट स्टार्ट हो जाए, मतलब माइग्रेशन स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और मान लो खाली नहीं भी करना पड़े, हो सकता है हमें 1 मीटर सी लेवल राइज मिल रहा है, लेकिन मुंबई ऑन एन एवरेज 3 मीटर ऊपर है, लेकिन उससे भी नुकसान होगा। कैसे? उनका जो सीवेज सिस्टम है, उसका ड्रेनेज का कोई स्लोप होगा। अगर सीवेज सिस्टम फ्लो नहीं कर रहा तो सिटी लिवेबल नहीं है। जो सिटी लिवेबल नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है फ्लड आई ही है, हाँ, बीचेस वगैरह तो डूब जाएंगे। सड़कें जो इतने बढ़िया मरीन ड्राइव है, हाँ, वो लगातार फ्लड हुआ करेगी, हाँ। मालदीव से कई सारे आइलैंड पूरे डूब जाएंगे। क्यों? एवरेज हाइट ही खाली 2 मीटर है। अगर 1 मीटर पानी बढ़ गया, इस तरीके से, ये मान लीजिए ओशियन है, अगर 1 मीटर ही बढ़ गया तो उसका बहुत बड़ा रेडियस जा चुका होगा, आइलैंड का एक बहुत बड़ा एरिया जा चुका होगा। अंडमान निकोबार माउंटेनियस हैं, क्यों? उनका ओरिजिन वॉल्केनिक है, याद करो,
है ना। हाँ ऊंचे ऊंचे हैं। कौन से आइलैंड्स डूबेंगे, ज़्यादा अंतर किस पे पड़ेगा, जो कि कोरल ओरिजिन के आइलैंड है, जैसे लक्षद्वीप है जी। नहीं वो तो अच्छा खासा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का हिस्सा है, उसमें असर नहीं पड़ेगा। हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में एक अच्छा खासा कॉन्टिनेंटल आइलैंड है वो, ठीक है, मतलब पहाड़ वाला आइलैंड है, वैसा वाला आइलैंड नहीं है, ठीक है। पहाड़ वाले आइलैंड मतलब सी माउंट जिसको हम कहते हैं, कि एक सी के अंदर माउंट है, वो ज़मीन के ऊपर आ गया। अब अगर हल्का सा बढ़ भी गया सी लेवल राइज तो वो ज़्यादा नहीं। कौन जी, अच्छा ग्योट, हाँ वो तो सी लेवल के नीचे ही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना। यहाँ पे 1000 टाइम्स फास्टर मैंने लिखा, मैंने बताया था आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे कि 10 स्पीशी पर साल नेचुरल बैकग्राउंड, इसको कहते हैं बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि 10 स्पीशी पर साल एक्सटिंक्ट होते हैं, है ना। अब हम कितना कर रहे हैं, 10,000 स्पीशीज़ पर ईयर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हाँ 1000 से 10,000 टाइम ज़्यादा अज्यूम अगर करते हैं, लोअर रेट को भी अज्यूम करें तो 10,000 स्पीशीज़ पर ईयर हो रहे हैं, 1000 टाइम्स ज़्यादा। वो स्कैरी है, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा था। हाँ वो और ज़्यादा स्कैरी पिक्चर है, तो हमने थोड़ा माइल्डर पिक्चर नोट कर ली, पर माइल्डर पिक्चर भी कितनी स्कैरी है ना। तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली ग्लेशियर की प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि वो सी लेवल को राइज करेंगे, वो तो हमारे रिवर के सोर्सेज है ना, हमारी रिवर सीजनल हो जाएंगी, जैसे हमारे ये वाली होती हैं डेक्कन वाली, है ना। हमें अच्छा लगेगा कि भाई कुछ ही महीने गंगा फ्लो करे, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। मतलब हमें डैम खुद बनाने पड़ेंगे। अब डैम बनाना मजबूरी हो जाएगा कि भाई अगर हमने स्टोर नहीं करा तो समर में नदी तो बहेगी नहीं। क्यों नहीं पिघलेगा? देखो ऐसा है कि मान लो 40% आइस चली गई। 40% आइस जाने का भी मतलब है गंगा नदी एक नदी नहीं है, वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज से बनकर बनी है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज सूख जाएंगी। सीजनल पूरी नदी नहीं हो जाएगी, कुछ तो बहेगी, बट उसमें वेरिएशन ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करेगा। फिर मतलब बरसात के दिनों में ज़बरदस्त फ्लड आया करेगी, ड्राई दिनों में एकदम ड्राई जैसी हो जाएगी, है ना, वेरिएशन बढ़ जाएगा फ्लो का, तो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। डिजीज़ेस, अब ये जो AR6 रिपोर्ट थी ना, उन्होंने ये बोला था कि एडवर्स इफेक्ट होगा ह्यूमन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पे, यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके ऊपर। फिर क्या है, इंक्रीज इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट में वेक्टर्स ज़्यादा पनपते हैं। वेक्टर्स माने जो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को, इंसेक्ट्स वगैरह, मॉस्किटोज, है ना, ये वार्मर इन्वायरमेंट में, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ज़्यादा पनपते हैं, वो ज़्यादा होंगे, मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आगे और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ चैलेंज, ऑब्वियसली कि इंक्रीज टेम्परेचर के साथ स्ट्रेस और एंग्जाइटी खासकर यंग एंड एल्डरली में बढ़ती है। फिर एग्रीकल्चर, वेरिएबिलिटी होगी प्रेसिपिटेशन में, तो हमारे फार्मर्स प्लान कैसे करेंगे कि कौन सी क्रॉप करनी है, कौन सी नहीं करनी है। मतलब हम अब वापस जो हमारा एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, और ये हमें दिखा भी है। आपको पता है इस साल वीट के क्रॉप के साथ क्या हुआ था? गर्मी की वजह से। अब ऐसा होता है कि वीट की क्रॉप में ना कई सारी स्टेजेस हैं। ऑब्वियसली बुआई की एक स्टेज हो गई, ठीक है, पहले पानी आपने डाला, उसकी कोई स्टेज होती है। फरवरी के आसपास तक आते आते उसकी एक मिल्किंग स्टेज होती है, कि उसमें जो दाना होता है उसमें मतलब फ्लूइड आना शुरू हो जाता है वाइट कलर का, ठीक है, और यही फ्लूइड धीरे धीरे जब मतलब ठोस हो जाता है, वही होता है हमारा दाना, ठीक है, जो आटा हम खाते हैं वाइट कलर का, है ना। तो मिल्किंग स्टेज स्टॉप हो जाएगी अगर टेम्परेचर पहले ही राइज हो गया। हम कहते हैं ना विंटर की क्रॉप है, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, वो मिल्किंग जो है वो विंटर में ही हो सकती है। और ये मिल्किंग का जो आखिरी स्टेज आती है मार्च के एंड तक आती है एक्चुअली। अब मार्च के मिड में ही टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं कि मिल्किंग बीच में ही रुक कर क्रॉप पकना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी यील्ड कम हो जाती है। इस साल 15% यील्ड कम हुई है ऑन एन एवरेज,
और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। मतलब हमें वापस करना क्या पड़ेगा कि रोटियों से हमें चावल पे आना पड़ेगा इवेंचुअली आने वाले टाइम में। इससे क्या क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। लोगों अगर फूड पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है तो मतलब क्या है, कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है एक किस्म का, है ना। तो ये चीज़ है। तो हायर वेरिएबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए प्लान करना मुश्किल चीज़ है एक। तो हायर टेम्परेचर्स हैव अफेक्टिव क्रॉप साइकिल टू, फॉर एग्जांपल शॉर्टर विंटर, ये मैंने वीट वाला एग्जांपल यहाँ लिख दिया था। फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पेस्ट अटैक, मैंने बताया कि हायर मॉइस्चर कंटेंट में पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। जैसे लोकस्ट अटैक होना शुरू हो गया था 4-5 साल पहले, है ना, टिड्डियाँ आई थी। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, हमें अडेप्ट करना है। अब हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सिटीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इन सारी वजहों से माइग्रेशंस खुल रहे हैं नए नए। तो कहने का मतलब है इन सारी पॉपुलेशन के एडजस्टमेंट के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉस है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ फूड, ठीक है। और फिर आगे दूसरी सोशल प्रॉब्लम्स, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कुछ प्रॉब्लम होंगी, है ना, क्योंकि क्रिएट जो सबसे ज़्यादा फॉसल फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं वो अमीर कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो बर्न है वो सबसे पहले कौन सह रहा है, वो है पुअर, जो कि डिफेंसलेस है, ठीक है, अगेंस्ट दिस। और फिर इससे माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट होगी। GRID की कोई रिपोर्ट थी कि 28 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में। इसमें से 3 मिलियन इंडिया के थे। वो वाला फैक्ट और था इसमें से, बस पॉइंट्स को छोटा करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हटा दिए थे यहाँ से फाइनल नोट्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी ऐसी क्लास, और इसलिए वो क्लाइमेट जस्टिस वाली बात आई। इस बार रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ना, जिसमें ये बोला गया है कि टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ आवर फंडामेंटल राइट, है ना। लिखो ये चीज़, यहाँ पे नहीं लिखी है, लिखनी चाहिए थी मेरे को। हाँ, पेंट में चिपक कर, और वो तो फालतू पंथी हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे और ज़्यादा नुकसान हो। भाई जो चीज़ बनी हुई है उसको बिगाड़ो मत, इसको बनाने में इतनी एनर्जी लग गई है, उसका फ़ायदा क्या है। इससे बढ़िया कुछ करते, काम करते, अवेयरनेस क्रिएट करते, पेड़ वेड़ लगाओ। यह मतलब यार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो ऑलरेडी चीज़ ख़राब हो चुकी है। मतलब जिस चीज़ को बनाने में एनर्जी एक बार फूक गई वो बहुत कीमती चीज़ है, अब आगे नहीं बना पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिखो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हेल्ड दैट, रिसेंटली का मतलब है शायद फरवरी 2024 है, बट आप खाली 2024 ब्रैकेट में लिख लेना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हेल्ड दैट इट इज़ ए फंडामेंटल राइट, it is a fundamental right to be protected against the adverse effects of climate change. ठीक है, हम अब गवर्नमेंट से जाकर कह सकते हैं कि हमारी लाइफ एडवर्सली इफेक्ट हो रही है इस चीज़ से, इसके लिए स्कीम बना दो। और सरकार ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं।